गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। बायो कक्षा में स्वागत है बच्चों आपका। और जैसे कि पता है बच्चों, ये जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस है उसके वाइज पढ़ रहे हैं। तो जो आपका यूनिट है वो है कोशिका की संरचना और कार्य, जो तीसरी इकाई है इसमें। और जो चैप्टर इसमें चालू कर रखा है वो 8वां चैप्टर है जो कंप्लीट होने वाला है, जो समाप्त होने वाला है। इसमें कुछ एक वीडियो लेक्चर और बचा है, इसके बाद ये यूनिट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी अपनी। इसके अंदर जो अभी जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो 8 नंबर का चैप्टर है, बात करते हैं कोशिका जीवन की जो आधार या कैसे कोशिका जीवन की इकाई है उसको भी पढ़े। इसके अंदर जो अपन ने आपको याद हो तो विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग थे उनके बारे में अध्ययन किया। और इससे जो करंट जो वीडियो लेक्चर चल रहा है, इससे जो पहले वाले जो वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होता है कोशिका का, उसके बारे में डिस्कस किया था। और वो महत्वपूर्ण कोशिकांग क्या था? केंद्रक था। तो केंद्रक महत्वपूर्ण क्यों है कि उसके अंदर के आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। इसलिए क्या होता है, ये जो केंद्रक है ये सभी जीवधारियों के लिए, सभी कोशिकाओं के लिए बहुत ही एक आवश्यक कोशिका अंग होता है। फिर अपन केंद्र की बात करें तो केंद्र की आपने बात बताऊं तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर उसकी बताऊं तो उसके अंदर आपको पता था उसका जो केंद्र का आवरण से घिरा हुआ जो आधारी भाग उसको क्या बोलते हैं? केंद्र द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ पाई जाती है, एक क्रोमेटिन पाया जाता है, दूसरा केंद्रिक पाया जाता है। ठीक है। क्रोमेटिन जो होता है, जैसे अपने पहले पढ़ा था, जो फ्लेमिंग ने जो क्रोमेटिन नाम देता है वो इसलिए था, सारे जो अभिरंजक होते हैं अभिरंजित हो जाता है, उन जो पदार्थ को क्या कहता है? क्रोमेटिन कहा था। क्रोमेटिन जो होते हैं किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं बच्चों। जो क्रोमेटिन की बात करें, जो क्रोमेटिन होते हैं किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके बाद जो आगे की जो बच्चों बात करें अपन इसमें, तो अपन बात कर रहे थे इसमें कि भाई इसकी जो क्या क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या पाया जाता है इसके अंदर? केंद्रिक पाया जाता है। तो केंद्रिक की बात करें, केंद्रिक क्या है? झिल्ली रहित एक जो संघनन संरचना है, जो केंद्र के जो केंद्र द्रव्य होता है उसमें पाई जाती है। और झिल्ली रहित है तो इसका जो द्रव्य है वो किसके? केंद्र द्रव्य के संपर्क में रहता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात बताई थी, केंद्रिक का कार्य क्या होता है? केंद्रिक का कार्य होता है बच्चों राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। और फिर अपन ने बात की थी जो सक्रिय जो कोशिका होती है, प्रोटीन निर्माण में जो सक्रिय कोशिका होती है उसमें केंद्रिक जो होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रिक जो होता है सो वो आकार में बड़ा होता है और उसकी संख्या होती है वो भी अधिक हो सकती है। फिर ऐसे करके फिर अपन जो बात की थी कि भाई इसमें जो न्यूक्लियर प्रोटीन से बने तंतु पाए जाते हैं वो उनको क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमेटिन जो होते हैं उनके अंदर बात करें, उनके सारे क्रोमेटिन के संगठन की बात करें, क्रोमेटिन जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? किससे? प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बने हुए होते हैं। इसके साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी पाया जाता है। फिर अपन जो आगे की बात करते हैं कि जैसे ये तो जो इंटरफेज अवस्था, जो अंतरावस्था होती है, उसमें अपन को दिखते हैं जो तंतु दिखते हैं वो क्रोमेटिन कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे क्या होता है आगे कोशिका विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं ये आगे जाके रूपांतरित होते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र में रूपांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ से अपन आगे आज बात करेंगे। आज अपन जो अपना जो टॉपिक है वो है गुणसूत्र। आज का जो वीडियो लेक्चर का जो अपना टॉपिक है बच्चों है गुणसूत्र। और पूरी की पूरी एनसीईआरटी लैंग्वेज है। कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो मैंने यहाँ पर ऐड करी है जो होनी भी चाहिए। ठीक है, जो आपके समझने के लिए ज़रूरी होती है। तो आज का जो क्रोमोसोम, आज का जो वीडियो लेक्चर का जो अपना टॉपिक है वो है क्रोमोसोम और गुणसूत्र। ठीक है। तो इसमें देखो गुणसूत्र क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर जो अंतरावस्था होती है, कोशिका चक्र की जो अंतरावस्था होती है में क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है न। अंतरावस्था के अंदर जो तंतु होते हैं उनको क्रोमेटिन बोलते हैं, जो सारे अभिरंजक से अभिरंजित हो जाते हैं। और फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया था, आपको पता होगा, जो पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। केंद्र विभाजन की अवस्था में क्या होता है, यही क्रोमेटिन किस में रूपांतरित हो? धागेनुमा संरचना में रूपांतरित होते हैं। यही जो क्रोमेटिन पदार्थ क्या होते हैं, किस में रूपांतरित? धागेनुमा संरचना में रूपांतरित। इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। यही आगे चल के किस में रूपांतरित हो जाते हैं? धागेनुमा संरचना होती है उसमें रूपांतरित होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये बात होगी क्रोमोसोम की। यहाँ पर क्रोमोसोम, एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे अपन बात करते हैं भाई क्रोमोसोम बनते कैसे, गुणसूत्र बनते कैसे। तो डीएनए होता है, जैसे अपन ने कल भी बात की थी, एक कोशिका 2 मीटर लंबा जो होता है, ठीक है, वो 6 गुणसूत्र में कॉम्पैक्ट होता है। इसका डीएनए की एक बहुत ही लंबी दागिनुमा संरचना है। तो ये डीएनए क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये डीएनए क्या होता है, एक प्रोटीन के चारों तरफ लिपेटा, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन।
जो एक क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का जो एक प्रोटीन होता है, उसके चारों तरफ ये एक इस प्रकार से लिपटता है। जैसे अपन बात करें तो ये डीएनए का तंतु है और ये क्या है हिस्टोन प्रोटीन, इसके चारों तरफ इस प्रकार से लिपटता है। तो लिपटने के बाद जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, जो आगे अपन पढ़ेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जो आणविक जीव विज्ञान आएगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो ये इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या एक सोलेनोइड नाम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोलेनोइड नाम की स्ट्रक्चर फिर आगे किसमें, क्रोमेटिन जो फाइबर उसमें रूपांतरित होते हैं। क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो क्रोमेटिड बनाते हैं, अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। अर्ध गुणसूत्र, दोनों अर्ध गुणसूत्र, देखो ये दो, एक अर्ध गुणसूत्र है, ये एक अर्ध गुणसूत्र है, और ऐसे दो अर्ध गुणसूत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा गुणसूत्र बना लेते हैं। ठीक है, ये एक अर्ध गुणसूत्र, दूसरा, और दोनों एक ही जो गुणसूत्र बिंदु से जुड़ के क्या बनते हैं, गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार से बच्चों क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो ये जो अपन ने बात बताई मैंने कि अंतरावस्था के अंदर जो तंतु जो क्रोमेटिन पदार्थ पड़ता है वो अपन कोशिका की केंद्र के विभाजन की अवस्था में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये किस में रूपांतरित होता है, धागेनुमा संरचना में रूपांतरित होता है। इसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। देखो अपन इसकी बात करें तो केंद्र की विभाजन अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ से बनने वाली धागेनुमा संरचना, ठीक है, धागेनुमा संरचना क्या कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करी की, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसकी खोज की बात करते हैं। खोज की किसकी, गुणसूत्र की। गुणसूत्र की खोज है स्ट्रासबर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज की बात करें बच्चों तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, याद रखना। गुणसूत्र की खोज की बात करें तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। नाम किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था। ये नाम आपको नाम याद होना चाहिए। स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की तथा वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था। जो क्रोमोसोम नाम है किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था, और स्ट्रासबर्गर ने खोज करी थी। स्ट्रासबर्गर ने खोज करी तथा वाल्डेयर ने नाम दिया। ठीक है, वाल्डेयर ने, स्ट्रासबर्गर ने खोज की किसकी, गुणसूत्र की। ठीक है, और वाल्डेयर ने क्या दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। अब क्रोमोसोम नाम का मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है बच्चों रंगीन, रंग। क्रोमा आप से कोई कलर लैब में जाओगे तो वहां पे क्रोमा लिखा रहेगा। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है रंग, क्रोमा का मतलब रंग, और सोमा का मतलब होता है काय। तो मतलब ये रंगीन काय होती है। ये दिखने में क्या होता है, अपने इनको माइक्रोस्कोप से देखे तो रंगीन दिखती है, ऊपर से देखे डोटे 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 कलर्ड दिखती है ना। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया था, वाल्डेयर ने इनका नाम क्रोमोसोम नाम दिया था। इसलिए जो वाल्डेयर था उसने इसका जो नाम दिया वो क्या नाम दिया था, क्रोमोसोम नाम दिया था। ठीक है, ये बात होगी, ये लाइन क्लियर होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन प्रत्येक, जैसे गुणसूत्र की बात करें, इसकी बात कर लेते हैं, ये गुणसूत्र है, ऐसा ये बात करें। ठीक है, प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है ना, प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होता है, एक प्राथमिक संकीर्ण पाया जाता है, मतलब एक दबा हुआ भाग पाया जाता है। कैसे, देखो ये गुणसूत्र, ये ठीक है, ये गुणसूत्र है, देखो ये एक इसका अर्ध गुणसूत्र है ये, और ये इसका दूसरा गुणसूत्र है, और ये देखो गुणसूत्र में ये दबा हुआ भाग पाया जाता है ये। ठीक है, एक संकीर्ण पाया जाता है, संकीर्ण का मतलब दबा हुआ भाग पाया जाता है। देखो प्रत्येक गुणसूत्र में एक दबा हुआ भाग या संकीर्ण पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्ण बोलते हैं। एक ही पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक संकीर्ण। एक ही संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब दबा हुआ, गुणसूत्र में दबा हुआ भाग पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये प्राथमिक संकीर्ण है, ये इसको गुणसूत्र बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको गुणसूत्र बिंदु या इंग्लिश की बात करें सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर बोलते हैं। देखो इसको, देखो प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ये ना मैं बताया कि ये गुणसूत्र होते हैं, ये अर्ध गुणसूत्र, एक अर्ध गुणसूत्र है, यह एक अर्ध गुणसूत्र है, ये एक अर्ध गुणसूत्र है, ये एक अर्ध गुणसूत्र है, और इसका ये वाला भाग है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, एक प्राथमिक जो संकीर्ण पाया जाता है, एक दबा हुआ भाग पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्ण बोलते हैं। और ये दबे हुए भाग को क्या कहें, प्राथमिक संकीर्ण, और दूसरी भाषा में इसको दूसरा जो नाम है वो क्या है, गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं इसे। इंग्लिश की बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। अब देखो इसके जो गुणसूत्र बिंदु है इसके साइड में क्या पाया जाता है, इसके मतलब
बात करते हैं एक संरचना मिलती है, एक बिंब के जैसे संरचना मिलती है। इसके साइड में बात करें तो एक गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है, गुणसूत्र बिंदु के साइड में क्या होती है, बिंब जैसी संरचना मिलती है। ये इस प्रकार से गुणसूत्र बिंदु के साइड में एक बिंब जैसी संरचना मिलती है। ये थोड़ी बड़ी बना दी आपको दिखाने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। ये गुणसूत्र के बिंदु है, उसके साइड में थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने, इतनी बड़ी नहीं होती, आपको दिखाने के लिए बनाई है, ठीक है। छोटे छोटे बिंब मतलब डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है गुणसूत्र बिंदु के साइड में दोनों तरफ, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु के दोनों, ये गुणसूत्र बिंदु है यहाँ पे, इसके दोनों तरफ एक बिंब जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से एक डिस्क नुमा, बिंब मतलब डिस्क नुमा, एक छोटी सी तस्त्री नुमा या डिस्क नुमा संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हो, इस पर बिंब के आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटिक कोर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक कोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काइनेटिक कोर कहते हैं। अब बच्चों काइनेटिक कोर का उपयोग क्या होता है, ये अपन जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन एक लाइन बता रहा हूँ जो आपके आगे भी काम आएगी, याद रखें। काइनेटिक कोर का उपयोग क्या होता है, काइनेटिक कोर क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन होती है और जब गुणसूत्र विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जो तर्कु तंतु बनते हैं, वो तर्कु तंतु जो विपरीत पोल से आते हैं, ठीक है, तो तारक केंद्र से तर्कु तंतु आते हैं, ठीक है, इनसे जो गुणसूत्र से बंधित होते हैं वो कहाँ पे आके बंधित होते हैं, इस काइनेटिक कोर पोजीशन पे ही आके बंधित होते हैं, ठीक है। इस काइनेटिक कोर की जो पोजीशन है यहीं पे आकर बंधित होते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है इसके अंदर बच्चों, वो और जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, देखो कि इस गुणसूत्र बिंदु, तो गुणसूत्र बिंदु क्या था कि अपन को पता है कि प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, एक प्राथमिक संकीर्ण पाया जाता है, एक दबा हुआ भाग पाया जाता है, गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। और उसके साइड में बिंब जिस संरचना पर, इसको काइनेटिक कोर बोलते हैं, जिसे अपन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सर काइनेटिक कोर कहते हैं। अब गुणसूत्र बिंदु, ठीक, गुणसूत्र बिंदु, तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर बात करें तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर यदि अपन बात करें तो जो गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति की, इस बिंदु की स्थिति के, इस बिंदु की, ये गुणसूत्र बिंदु है जो बीच में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो बीच में दिख रहा है ये गुणसूत्र बिंदु है। इस गुणसूत्र बिंदु की, गुणसूत्र में स्थिति किस प्रकार की है, ठीक है, उसके आधार पर गुणसूत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इस गुणसूत्र बिंदु पर गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति क्या है, मतलब बीच में है, साइड में है, ऊपर है, नीचे है, उस स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको सबसे पहले तो अपन को इसमें नाम याद रखना है कि 4 प्रकार कौन कौन से हिंदी में। देखो पहले आता है मध्य केंद्री, जिसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। दूसरा आता है उपमध्य केंद्री, जिसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तीसरा आता है अग्रबिंदु, जो एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। चौथा आता है अंतर केंद्र की बोलते हैं, इसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और ये 4 जो प्रकार होते हैं, चारों प्रकारों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब 1 बाय 1 अपन इनको डिस्कस करते हैं कि क्या इनमें, किस प्रकार से इनमें होता है, किस प्रकार से इनकी ना होती है। देखो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला देखो, पहला आता है आपके मध्य केंद्री, मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्री या मेटासेंट्रिक क्या होता है, मध्य केंद्री या मेटासेंट्रिक मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसमें सेंट्रोमेर कहाँ होगा, मध्य में, बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। कहाँ पे होगा, मध्य में। देखो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। कहाँ होगा, इसमें गुणसूत्र की बात करें तो इस प्रकार के गुणसूत्र में जो मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक प्रकार के जो गुणसूत्र है उनके अंदर गुणसूत्र बिंदु, उनके अंदर गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीचों बीच, उस गुणसूत्र के बीचों बीच स्थित होगा। उससे क्या होगा, दोनों तरफ बराबर भुजाएं, है ना, दोनों तरफ बराबर भुजाएं बनती है। किस प्रकार से बनती है, देखो ये रहा गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें देखो गुणसूत्र बिंदु देखो यहाँ पे है,
ये गुणसूत्र मतलब बीचों बीच है, गुणसूत्र के बीचों बीच है, गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों की जो तरफ की भुजाएं होगी, ये भुजाएं होती है, इसको क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, ये भुजाएं हैं, ठीक है। ये भुजाएं, नीचे वाली भुजाएं, ऊपर वाली, ये भुजाएं। तो दोनों तरफ देखो बराबर भुजाएं, बीच में है तो क्या होगा, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। तो बीच में भुजाएं हैं, सॉरी बीच में गुणसूत्र बिंदु, दोनों तरफ जो भुजाएं होगी वो समान लंबाई की होती है, बराबर लंबाई की होती है। तो इस प्रकार का जो गुणसूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मध्य केंद्र की गुणसूत्र बोलते हैं। दूसरा जो गुणसूत्र आता है बच्चों, वो आता है उपमध्य केंद्र की, उपमध्य केंद्र की। इसमें क्या हो जाएगा, मध्य से थोड़ा सा ऊपर, उपमध्य, सब मेटासेंट्रिक, मतलब जो थोड़ा सा बीच में था उससे ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक किनारे के पास होता है, ठीक है। इससे क्या होगी, एक तो लंबी भुजा बनेगी, छोटी भुजा बनेगी, छोटी भुजा, ये लंबी भुजा, देखो उपमध्य केंद्र की सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु, देखो ये एक किनारे की तरफ, मतलब इधर की वाली तरफ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो ये एक साइड तो कहीं छोटी भुजा बन गई, एक साइड देखो बड़ी भुजा बन गई, दिख रहा है आपको, देखो एक साइड देखो ये छोटी भुजा है, एक साइड देखो बड़ी भुजा है, एक साइड है छोटी भुजा और एक साइड क्या हो जाएगी, लंबी भुजा बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से तो इसमें जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है, जैसे तो दिख रहा है आपको डायग्राम में। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक भुजा छोटी होगी, जो दिख रहा है ये छोटी भुजा रही, एक बड़ी भुजा कहाँ है, गुणसूत्र बिंदु कहाँ है, एक किनारे की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है, मतलब मध्य से थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है ना। उपमध्य, मध्य से ऊपर, ठीक है, उपमध्य केंद्र की, ठीक है। देखो मध्य से थोड़ा सा एक किनारे की तरफ विचलित हो जाता है या स्थित होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उपमध्य की या सब मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, उपमध्य केंद्र की गुणसूत्र बोलते हैं। और इसमें जो होता है, एक भुजा छोटी होती है, एक दूसरी भुजा होती है वो लंबी हो जाती है। ये था दूसरा। इसके बाद तीसरा बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक या अग्र बिंदु, नाम से ही पता चल रहा है, अग्र आगे बिंदु, गुणसूत्र के आगे, ठीक है, अग्र बिंदु। तो इसमें देखो एक्रोसेंट्रिक की बात करें, अग्र बिंदु की बात करें, तो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है। इस प्रकार के गुणसूत्र की बात करें, अग्र बिंदु गुणसूत्र की बात करें, तो इसमें जो गुणसूत्र बिंदु है, गुणसूत्र में एक किनारे के बिल्कुल किनारे की तरफ मिलते हैं, किनारे की तरफ तक इस प्रकार से, ये देखो ये यहाँ पे एक भुजा तो बहुत सारी लंबी हो जाती है, एक भुजा होती है वो छोटी रह जाती है, बिल्कुल देखो एक किनारे की तरफ, बिल्कुल किनारे की तरफ चला जाता है, ठीक है, बिल्कुल किनारे की तरफ चला जाता है। ये देखो ये गुणसूत्र बिंदु है और ये बिल्कुल किनारे की तरफ चला गया, बिल्कुल किनारे के पास चला गया, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति होती है, उसको क्या बोलते हैं, अग्र बिंदु बोलते हैं। एक्रोसेंट्रिक प्रकार का गुणसूत्र, एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ गुणसूत्र भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, इसमें जो अंतिम जो आपका गुणसूत्र का प्रकार है, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर जो अपन बात करें, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर जो अंतिम जो अपने यहाँ पे गुणसूत्र का जो प्रकार है, वो आता है आपके अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र की मतलब अंत में स्थित है क्या, गुणसूत्र बिंदु, बिल्कुल टिलो सेंट्रिक, इंग्लिश में बोलते हैं टिलो सेंट्रिक, टिलो टर्मिनल, सिचुएटेड टू द टर्मिनल। टिलो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल ही टर्मिनल मतलब होता है शीर्ष पर स्थित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र इस प्रकार के गुणसूत्र में, ठीक है, अपन बात करते हैं अंतः केंद्र की, जो चौथा प्रकार है अंतः केंद्र की, टिलोसेंट्रिक। तो टिलोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये जो गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र है, तो इनके कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, ऊपर ये दोनों शीर्ष पर, बिल्कुल शीर्ष पर स्थित है, दोनों के शीर्ष पर स्थित है। तो इस प्रकार का जो गुणसूत्र होता है, इसको टिलोसेंट्रिक टाइप ऑफ गुणसूत्र, और हिंदी में यदि बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रीय, ठीक है, अंतः केंद्रीय गुणसूत्र बोलते हैं, अंतः केंद्रीय गुणसूत्र बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, ठीक है, गुणसूत्र के
बिल्कुल ही जो होता है शीर्ष होता है उस पर स्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम या बोलेंगे अंतःकेंद्रीय गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट जो बात आती है वो अपन बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है कि अनुषंगी क्या है, सैटेलाइट क्या है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनुषंगी, सैटेलाइट क्या है। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है। तो जो कुछ अपन बात करते हैं क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें ये प्राथमिक संकीर्ण है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, प्राथमिक संकीर्ण है, लेकिन कुछ में क्या होता है, एक संकीर्ण द्वितीयक संकीर्ण और पाया जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक संकीर्ण। एक दबा हुआ भाग और पाया जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण बोलते हैं इसको। और द्वितीयक संकीर्ण के जो ऊपर का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, अनुसंग बोलते हैं, अनुसंगी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, अनुसंगी है, सैटेलाइट है। ये क्या है, सैटेलाइट है। ये क्या है, सैटेलाइट है। इसको क्या बोलेंगे, अनुसंगी बोलेंगे। ये क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनुसंगी या सैटेलाइट बोलेंगे ना। तो ये देखो द्वितीयक संकीर्ण से ऊपर का भाग अनुसंगी या सैटेलाइट कहलाता है। यहाँ पे देखो सिंपल बस एनसीईआरटी ने थोड़ी इसको कंफ्यूजिंग थोड़ा हार्ड बना रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये द्वितीयक संकीर्ण ये था, ये प्राथमिक संकीर्ण है और ये द्वितीयक संकीर्ण है। और द्वितीयक संकीर्ण के जो ऊपर का भाग होता है ये क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। द्वितीयक संकीर्ण के ऊपर का जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, अनुसंगी या सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, अनुसंगी या सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अनुसंगी या सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपने डिस्कस किया है ये अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक था। और जो एनसीईआरटी बेस है वो एनसीईआरटी बेस में जो पूरा का पूरा डिस्कस किया, छोटा सा जो अपना वीडियो लेक्चर तैयार किया, ये क्रोमोसोम पे तैयार किया और पूरा पूरा जो एनसीईआरटी के आधार पे ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसमें कुछ जैसे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की वो आगे भी अपन पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना बहुत है। आगे की कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे जो आगे इसमें जो टॉपिक या चैप्टर के अंदर जो चीज़ें बची हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की बच्चों ये देखना आपने जो गुणसूत्र है उसके बारे में जो सारी की सारी डिटेल है, ये कुछ एक्स्ट्रा स्पर्जर और वाल्डेज जो नाम एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, तो आप इनको भी मेंशन करना। जो नोट्स बनाओ वो नोट्स बनाओ तो इसी प्रकार से दे लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो थ्योरी वाइज मेंशन है और मैंने ये पॉइंट बना के यहाँ पर लिखिए। तो आप जब नोट्स बनाओ तो इनको पॉइंटों के हिसाब से लिखना है इनको, और इस प्रकार से छोटे छोटे जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे और ये डायग्राम इनके सामने ही बनाना आप, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, याद हो जाए। तो इस प्रकार से आपको ये शॉर्ट साइज पे क्रोमोसोम के ऊपर एक नोट्स तैयार करने आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर अच्छे से। और आगे की कक्षा के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो जो अपने अंदर जो कुछ बचा हुआ इस में टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों, धन्यवाद।